नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। सीकर क्लासेज ऐप जो आपको राजस्थान पशु परिचर, पुस्तकालय ग्रेड 3, पुस्तकालय ग्रेड 2 और कॉलेज लाइब्रेरियन के सिलेबस को प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही जो है हमारी ऐप है वो आपको नेट से संबंधित सिलेबस भी प्रदान करता है। यदि आप इस कोर्स को करने के इच्छुक हैं, जानने के इच्छुक हैं, तो आप हमारे ऐप पर जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को जो है परचेज भी कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन्हीं के क्रम में हम चल रहे हैं और उन्हीं के क्रम में चलते हुए आज जो है हम लाइब्रेरी साइंस में जो कॉलेज लाइब्रेरियन और नेट्स दोनों में ही महत्वपूर्ण है एक टॉपिक जिसका नाम है आपका रिसर्च मेरिट्स। तो रिसर्च मेरिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट टॉपिक है रिसर्च मेरिट, जिसका हम आज की क्लास में जो है चर्चा करेंगे। रिसर्च का यूनिट हमने चला रखा था और रिसर्च के यूनिट में हमने जो है रिसर्च की नीड, पर्पज, डेफिनेशन, रिसर्च क्यों जरूरी है और रिसर्च का क्या महत्व है जीवन में, इनकी क्लासें हम पहले ले चुके हैं। इसके अलावा जो है हम उन्हीं क्लासों के अंतर्गत जो है रिसर्च के जो प्रकार हैं, प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें आपके जो है अंतर्विषय शोध, बहुविषय शोध, उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल शोध आदि की जो है अध्ययन हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम रिसर्च के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रिसर्च मेरिट्स, कि रिसर्च मेरिट्स क्या होती हैं, उनके बारे में जो है हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे और उनको जानेंगे। तो इम्पैक्ट फैक्टर्स जो हैं उनको हम आज देखते हैं कि कौन से इम्पैक्ट फैक्टर हैं जो रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इम्पैक्ट रिसर्च फैक्टर्स में आपके जो है हम जर्नल्स, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑथर्स के अंतर्गत, जर्नल्स, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑथर्स के अंतर्गत आई इंडेक्स के अंतर्गत I10 इंडेक्स और H इंडेक्स और G इंडेक्स के बारे में जो है आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। I इंडेक्स, H इंडेक्स और G इंडेक्स, इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो शोध के अंतर्गत होती है। आपको पता है जब कोई शोधकर्ता शोध कार्य को करता है तो करने से के बाद जब डाटा एनालिसिस करता है तो डाटा एनालिसिस में उसे जो है विश्लेषण करके और जो है निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो विश्लेषण में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका है आपके जो आई इंडेक्स, एच इंडेक्स और जी इंडेक्स की। तो इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम जो है बात करेंगे। एक होता है रिसर्च मेरिट्स, रिसर्च मेरिट्स। ये जो रिसर्च मैट्रिक्स है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। रिसर्च मैट्रिक्स जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इसका अर्थ शोध कार्य के मापन से होता है, ठीक है ना। इम्पैक्ट फैक्टर में रिसर्च मैट्रिक्स का अर्थ होता है शोध कार्य का मापन, शोध कार्य का मापन। मापन का मतलब आप समझते हैं, सामान्यतः मापन का अर्थ होता है नापना या मापना, कि शोध कार्य है उसमें क्वालिटी कितनी है। आपको पता है कि शोध कार्य जब भी किया जाता है तो उसमें हमेशा नवीन आंकड़ों का जो है संकलन किया जाता है, नवीन जानकारी उसमें शामिल की जाती है और नवीन जानकारी को ही ध्यान में रखकर शोध कार्य किया जाता है। और जब तक शोध का मापन होगा नहीं होगा, शोध क्या किसी भी वस्तु का जब तक मापन नहीं होगा, जब तक उसको कसौटी पे खरा नहीं उतारा नहीं जाएगा, तब तक उसका महत्व नहीं होगा। तो रिसर्च मैट्रिक के अंतर्गत हम शोध कार्य का मापन है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, यानी रिसर्च मैट्रिक्स है उसका सामान्य शब्दों में अर्थ होता है शोध कार्य का मापन, ठीक है ना। अगर बात की जाए शोध कार्य के मापन में हम इंडेक्स की बात करें तो चाहे इंडेक्स
इंडेक्स है आई इंडेक्स, चाहे एच इंडेक्स है, चाहे जी इंडेक्स है, ठीक है ना। चाहे एच इंडेक्स है, आई इंडेक्स है, चाहे जी इंडेक्स है, ये सभी इंडेक्स हैं वो क्या होती हैं, किसी पुस्तक की आत्मा होती है इंडेक्स। किसी पुस्तक की आत्मा होती है इंडेक्स, पुस्तक की आत्मा। अगर आपसे पूछ ले कि पुस्तकालय की आत्मा क्या है, तो पुस्तकालय की आत्मा तो रेफरेंस विभाग होता है, पुस्तकालय की आत्मा तो रेफरेंस विभाग होता है। लेकिन जो इंडेक्स होती है वो किसकी आत्मा होती है, पुस्तक की आत्मा। अगर पूछ लिया जाए पुस्तकालय की आत्मा रेफरेंस विभाग, पुस्तक की आत्मा तो इंडेक्स। तो किसी पुस्तक की जो आत्मा होती है वो इंडेक्स होती है। उसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि पुस्तक में क्या है, यानी विषय का प्रतिपादन किस रूप में किया गया है, किस प्रकार किया गया है। इसके साथ ही जो है इंडेक्स है वो किसी आविष्कारकर्ता का या किसी उत्पादककर्ता का योगदान के प्रभावों को मापने के काम आता है, मेजरमेंट निकालने के काम में आता है ये, ठीक है ना, मापता है। और ये बेंचमार्क प्रदान करने का साधन भी है, आपका जो है बेंचमार्क प्रदान करने का भी साधन है रिसर्च मैट्रिक्स। रिसर्च मैट्रिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आपको बताया कि रिसर्च मैट्रिक्स है वो किसी भी पुस्तक है उसकी आत्मा है। क्या है भाई, उसकी आत्मा है, ठीक है ना। तो रिसर्च मैट्रिक्स का अर्थ होता है शोध कार्य के मान से होता है। ये एक आविष्कारक, आविष्कारक एक लेखक या एक शोधकर्ता एक आविष्कारक के योगदान के प्रभाव को मापता है कि उसका क्या योगदान है, क्या उसका क्या योगदान है, उसके प्रभाव को मापने के लिए जो है क्या करती है आपकी रिसर्च जो है मैट्रिक्स काम आती है। और उसकी तुलना कर उसका बेंचमार्क करने के उसको साधन प्रदान करती है, ठीक है ना। बेंचमार्क करना यानी उसको स्थान दिलवाना। आई इंडेक्स एक समग्र स्कोर प्रदान करती है। आपकी जो आई इंडेक्स है वो एक समग्र स्कोर जो है समग्र स्कोर प्रदान करती है, जिससे पेटेंट की मात्रा व गुणवत्ता दोनों शामिल होती हैं। दो चीजें होती है भाई, एक तो इसमें पेटेंट की मात्रा को भी लिया जा सकता है इंडेक्स में, और एक इसकी गुणवत्ता को भी लिया जा सकता है। कहने का मतलब है यदि किसी पेटेंट की मात्रा और गुणवत्ता किसी लेखक की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, आई इंडेक्स का प्रयोग करेंगे। आई इंडेक्स का निर्माण जो है एच इंडेक्स के लिए ही किया गया है, अर्थात जो आई इंडेक्स बनी है, आई इंडेक्स बनी है वो किसके लिए बनी है, वो एच इंडेक्स के लिए ही बनी है। एच इंडेक्स की ही गणना करने के लिए आई इंडेक्स का निर्माण किया जाता है, जिसे शिक्षाविदों ने अपने प्रकाशित शोध के प्रभावों को मापने के लिए नियोजित किया है। प्रकाशित शोध के प्रभाव से हमारा तात्पर्य यह होता है कि जिस व्यक्ति ने शोध कार्य किया है वो कितना प्रभावपूर्ण है, उस जो शोध कार्य करने वाले शोधार्थी को स्थान दिलवाने के लिए जो है ये इंडेक्स काम आती है, ठीक है ना। और इसके जो ये इंडेक्स है ये हमेशा जो माप है वो वस्तुनिष्ठ प्रदान करती है। तो समझे आप रिसर्च मैट्रिक्स क्या है। रिसर्च मैट्रिक्स जो है वो क्या है कि रिसर्च मैट्रिक्स किसी पुस्तक की आत्मा होती है, और इसको देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि पुस्तक के अंदर क्या विषय है, क्या उसका जो है मैटर है, उसमें किसको प्रतिपादित किया गया है। ये एक आविष्कारक के योगदान के प्रभाव को मापती है, ठीक है ना, और उसकी तुलना कर उसको बेंचमार्क भी प्रदान करती है। एक रेलिकुला की इंडेक्स है, तो रेलिकुला के आई इंडेक्स का जो उद्देश्य है वो आविष्कारकों के पास उनके मौजूद पेटेंट के प्रभाव का एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मौजूद पेटेंट के प्रभाव का एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन जो है वो आपकी रिसर्च मैट्रिक्स करती है, ठीक है ना। तो वो आपकी रिसर्च मैट्रिक्स करती है किसका, एक जो है शोधकर्ता के प्रभावपूर्ण प्रभावों को ये जो है बताती है, ठीक है। उसके बाद में आती है I10 इंडेक्स, महत्वपूर्ण है भाई, बहुत बार नेट में भी पूछी जाती है कि I10 इंडेक्स क्या है, I10 इंडेक्स का क्या यूज है, ठीक है ना। तो हम आज इस I10 इंडेक्स की संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। I10 इंडेक्सिंग, I10 जो इंडेक्सिंग है उसमें आपको ध्यान रखना है कि I10 इंडेक्स में हमेशा
जो है साइटेशन उसी का लिया जाएगा जिसकी साइटेशन 10 से अधिक होगी, ठीक है ना। तो I10 इंडेक्स में उसी का लिया जाएगा जिसकी जो साइटेशन है वो 10 से अधिक होगी, 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। साइटेशन उसी का लिया जाएगा जिसकी साइटेशन या उद्धरण उद्धरण साइटेशन उसी का लिया जाएगा जिसका साइटेशन 10 से ज्यादा हो। ध्यान रहे, पेपर कितने भी हो मायने नहीं रखते, पेपर मायने नहीं रखते, मायने क्या रखता है, उद्धरण या साइटेशन रखता है। और साइटेशन का मतलब ये है कि उस पेपर को, उस जो शोधार्थी के पेपर को कितने लोगों द्वारा जो है रीड किया गया, पढ़ा गया, ठीक है ना। और ये जो I10 इंडेक्सिंग है इसे गूगल स्कॉलर द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि I10 इंडेक्स का निर्माण किसने किया, तो I10 इंडेक्स है इसे गूगल स्कॉलर ने बनाया है और ये गूगल स्कॉलर पर ही काम ली जाती है। साइटेशन जो है, साइटेशन 10 या उससे अधिक वाली पंक्ति को अवरोही क्रम में चलने पर रैंक की I10 इंडेक्स का ही मान क्या होगा, आपका I10 होगा। ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये जो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा I10 इंडेक्स का एक जो उदाहरण है कि I10 इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि I10 इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहले तो महत्वपूर्ण 2-3 मोटी-मोटी बातें आप ध्यान रखिए कि I10 इंडेक्स है उसका निर्माण है वो गूगल स्कॉलर ने किया था, ठीक है ना। और I10 इंडेक्स है वो क्या करती है आपकी कि I10 इंडेक्स जो है वो गूगल स्कॉलर पे ही काम में ली जाती है। इसमें जो साइटेशन है वो 10 या उससे अधिक लेते हैं, उससे कम नहीं लेते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से देखिएगा आप कि एक जो है, एक लेखकों की जो रैंक है, पेपरों की रैंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रैंक है, अर्थात उसके 9 पेपर प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। पहला जो पेपर है उसकी जो साइटेशन है वो 28 है, पहले जो है रैंक की साइटेशन 28 है, दूसरे की 25 है, तीसरे की 15 है, चौथे की 13 है, पांचवे की 11 है, छठे की 10 है, सातवें की 6 है, आठवें की भी 6 है और नौवे की भी 8 है। जब भी हम इसका आई इंडेक्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ध्यान ये रखना है कि 10 के या 10 से ऊपर जो होंगे उनको हम शामिल करते जाएंगे, वो भी अवरोही क्रम में। तो हम देखेंगे पहले की कितनी है कि पहले की 28 है तो इसको शामिल किया, दूसरे की 25 है इसको शामिल किया, तीसरे की रैंक वाले की जो 15 है उसको शामिल किया, चौथे वाले की 13 है, पांचवे वाले की 11 है, छठे वाले की 10 है और सातवें वाले की 6 है, छठे वाले की 8 है और नौवे वाले की 8 है। तो जो ये 10 से नीचे है ये हमारे काम नहीं आएगी, हमारे काम कौन सी आएंगी, 10 से ऊपर वाली काम आएंगी। और 10 से ऊपर वाली कहाँ है, ये यहाँ है, इससे ऊपर सारी 10 से ऊपर वाली है। और इसमें हम देखेंगे कि ये तो 10 होनी चाहिए, जैसा कि इसका नाम है, नाम ही क्या है, I10 इंडेक्स, I10 इंडेक्स, जैसा कि इसका नाम है I10 इंडेक्स। तो इसमें क्या है, जो 10 है, 10 या 10 से ऊपर है उसको शामिल करते हैं, 10 या 10 से ऊपर वाले की जो रैंक है वो कितनी है, 6 है, इसलिए इसका I10 इंडेक्स का माप कितना हो गया, इसका 6 हो गया। इस प्रकार जो है हम I10 इंडेक्स की जो है गणना कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि I10 इंडेक्स में हमेशा 10 या 10 से अधिक होना चाहिए, 10 या 10 से कम नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना, जिसको आप ध्यान रखेंगे। I10 इंडेक्स का एक उदाहरण जो है आपको और बताता हूं, जिसमें जो है आप संयुक्त रूप से भी जो है निकाल सकते हैं कि भाई संयुक्त रूप से 2 या 2 से अधिक जो लेखक है उनका यदि हमें साथ में निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको देखिएगा। जैसा कि हमने आपको आई इंडेक्सिंग का बताया कि किस तरह ये निकाली जाती है, अब I10 इंडेक्सिंग एक कंपैरिजन स्टडी को हम करेंगे कि अगर हमें 2 या 2 से अधिक लेखकों की जब निकालनी हो तो हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। और इसके लिए एक जो है इंडेक्स आपके सामने है, उसको देखिएगा,
उसको बताते हैं। इसमें 3 लेखक है। पहला लेखक है ऑथर ए, दूसरा लेखक है ऑथर बी, तीसरा जो है लेखक या शोधार्थी है सी। तो 3 शोधार्थियों का हमें निकालना है I10 इंडेक्सिंग। और I10 इंडेक्सिंग निकालने के लिए हमने कहा था कि ये जो रैंक बनी हुई है ये शोधार्थी एक की बनी हुई है। पहले 2 कॉलम उनको ध्यान से देखेगा। 1 रैंक 1 साइटेशन 12, रैंक 2 साइटेशन 08, रैंक 3 साइटेशन 07, रैंक 4 साइटेशन 07, रैंक 5 साइटेशन 06, रैंक 6 साइटेशन 06, रैंक 7 साइटेशन 03, रैंक 8 साइटेशन 02। ये पहले ऑथर की है। अगर हमें इस पहले ऑथर की निकालनी है तो हमने कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि 10 या 10 से अधिक 10 या 10 से अधिक को ही इसमें शामिल करना है। 10 या 10 से अधिक जो साइटेशन वाले हैं उनको शामिल नहीं करना है। तो ये सब हम देखेंगे तो ये 8, 7, 7 ये हमारे कोई काम नहीं आएगा। 10 से ऊपर हमारा पहला है 12, इसकी रैंक को देखेंगे हम तो इसकी रैंक कितनी है 1, तो इसका जो है मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम दूसरे ऑथर का देखेंगे। ऑथर बी या शोधार्थी बी को हम देखेंगे तो देखिएगा रैंक फर्स्ट में 45, सेकंड में 28, थर्ड में 22, फोर्थ में 15, ये आ गया आपका 6। ये 10 से कम आ गया। हमने कहा 10 या 10 से अधिक होना चाहिए, तो ये हमारे किसी काम नहीं आएंगे। ये अंतिम कहाँ रुका आपका, ये रुका आपका 15 पे, इसलिए यहाँ उत्तर हो गया आपका 4। अगर हम थर्ड को देखेंगे, ऑथर सी या शोधार्थी सी को देखेंगे तो यहाँ भी देखिएगा फर्स्ट का 321, सेकंड का 240, थर्ड का 180, फोर्थ का 170, फिफ्थ का 41, सिक्स का 40, 7 का 5। ये देखिएगा 10 से कम आ गया और ये भी 10 से कम आ गया। ये हमारे काम नहीं आएंगे। इससे ऊपर के हम ले लेंगे जो 10 से अधिक हैं। यहाँ हमें प्राप्त हो गया कितना 6। तो यदि आई इंडेक्स का हमें मान निकालना है तो हम बता सकते हैं कि ऑथर एक है उसका आई इंडेक्स कितना है, कि ऑथर एक का जो है आई इंडेक्स 1 है। शोधार्थी ए का आई इंडेक्स 1 है। शोधार्थी बी का आई इंडेक्स है वो 4 है। शोधार्थी बी का आई इंडेक्स 4 है और शोधार्थी जो सी है उसका आई इंडेक्स जो है वो 6 है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो आई इंडेक्स है वो किसका है, तो वो ऑथर सी का है। कितना है जी, कि 6 है। सबसे कम किसका है, कि ऑथर ए का है, और कितना है जी, 1 है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है आई इंडेक्स का जो है मान निकाल सकते हैं। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है कि किस तरह से आई इंडेक्स का मान जो है हम निकालते हैं। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात जो आई इंडेक्स के बारे में है वो भी आप ध्यान रखिएगा। आई इंडेक्स है वो किसी भी निश्चित जो पैमाना है उसका स्कोर नहीं है। जब किसी शोधार्थी के, किसी आविष्कारक के दायर पेटेंटों की कुल संख्या में अधिक नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी इससे अधिक नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कुल पेटेंटों की संख्या से इसमें अधिक नहीं हो सकती। यहाँ देखिएगा हमने 15 लिया तो यहाँ ये नहीं हो सकता, ये इसमें शामिल नहीं होगा। ये आप जो है इसके लिए ध्यान रखेंगे। तो हम जो है आई इंडेक्स है 2 या 2 से अधिक जो है उनको भी हम निकाल सकते हैं। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि हम कंपेरिजिंग स्टडी भी आई इंडेक्स के अंतर्गत कर सकते हैं। फिर आता है आपका एच इंडेक्सिंग। एच इंडेक्सिंग भी क्या है, एच इंडेक्सिंग भी एक लेखक स्तरीय ही मैट्रिक है भाई, लेखक स्तरीय ही मैट्रिक है एच इंडेक्सिंग। और एच इंडेक्स में आप ध्यान रखेंगे कि एच इंडेक्स है वो एक लेखक स्तरीय मैट्रिक है जो प्रकाशनों की उत्पादकता किससे जुड़ी हुई है, प्रकाशनों की उत्पादकता और साइटेशन दोनों को मापती है। 2 चीजें मापती है, एक तो प्रकाशनों की उत्पादकता को, एक तो प्रकाशनों की उत्पादकता को मापती है और एक क्या मापती है, साइटेशन को
मापती है। इस प्रकार दोनों का माप करती है ये, साइटेशन को भी मापती है और जो है प्रकाशनों की उत्पादकता भी मापती है। ये एक लेख स्तरीय मीट्रिक है, ठीक है ना। इसका उपयोग शुरुआत में एक व्यक्ति, वैज्ञानिक या विद्वान के लिए किया जाता था। प्रारंभ में जब इसको शुरू किया गया तो एक शोधार्थी, एक व्यक्ति या एक वैज्ञानिक के लिए इसका प्रयोग किया गया था। प्रकाशन व उदाहरण का रेशियो या संबंध निकालने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? प्रकाशन व उदाहरण का जो है संबंध निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साइटेशन के आधार पर लेखक की महत्ता या क्वालिटी का मापन किया जाता है। जिस लेखक की साइटेशन जितनी अधिक होगी उसकी क्वालिटी भी उतनी अधिक होगी। इस प्रकार जो है एच इंडेक्स क्या होती है कि क्वालिटी का मापन करती है। किसके आधार पर? एक तो प्रकाशनों की उत्पादकता के आधार पर और दूसरे जो है उसकी साइटेशन के आधार पर, ठीक है ना। मापन या मेजरमेंट निकालने के लिए इसे जो है प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है भाई? मापन या मेजरमेंट निकाला जाता है। इसके द्वारा अमेरिका के जो कैलिफोर्निया है, अगर आपसे पूछ ले एच इंडेक्स को किसने बनाया, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के यूसी सैन डिएगो के भौतिक के प्रोफेसर जॉर्ज आई हर्ट्ज द्वारा एच इंडेक्स वर्ष 2005 में दी गई। एच इंडेक्स कब आई? तो वर्ष 2005 में। किसके द्वारा दी गई? तो आपको बताना है जी आई हर्ट्ज, जी आई हर्ट्ज के द्वारा इसको दी गई। इसलिए इस इंडेक्स को कई बार जो है आपको हर्ट्ज इंडेक्स या हर्ट्ज संख्या के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह इसको हर्ट्ज इंडेक्स या हर्ट्ज संख्या भी कहा गया है क्योंकि यह हर्ट्ज महोदय के द्वारा दी गई थी। ये शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता से भी संबंध रखती है। शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। इसमें किसी लेखक के प्रकाशन मायने नहीं रखते बल्कि उदाहरण या साइटेशन मायने रखते हैं। एक पेपर को जितने लोग पढ़ेंगे वह उसकी साइटेशन है और उसी के हिसाब से पेपर की रैंकिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपकी ये कार्य करती है आपकी कौन सी? एच इंडेक्सिंग। एच इंडेक्स को जॉर्ज हिर्श ने सैद्धांतिक भौतिकविदों की सापेक्ष गुणवत्ता के लिए निर्धारित करने के लिए उपकरण के रूप में दिया था। तो ये भौतिकविदों के लिए बनाई गई थी भाई। भौतिकविदों की सापेक्ष गुणवत्ता के निर्धारण के लिए जो है एक उपकरण के रूप में इसे बनाया गया था। इसे कभी कभी हिर्श सूचकांक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर हिर्श सूचकांक, हिर्श संख्या आ जाए तो भी आपको क्या बताना है कि ये एच इंडेक्स है जो 2005 में आई है, ठीक है ना। और ये क्या करती है कि किसी पत्रिकाओं की गुणवत्ता मापती है। किसके हिसाब से? साइटेशन के हिसाब से। ये आप जो है इसमें ध्यान रखेंगे कि पत्रिकाओं की गुणवत्ता मापने में काम आती है साइटेशन के हिसाब से। कौन सी इंडेक्सिंग? एच इंडेक्सिंग। एच इंडेक्स है उसकी सफलता संकेतकों से संबंधित है कि भाई निम्न संकेत हैं जो एच इंडेक्स को कहते हैं कि एक सफल इंडेक्सिंग है। ये किस किस को बताती है कि एच इंडेक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लोगों का विवरण जो है निकालना होगी। भाई नोबेल पुरस्कार किसको मिलना चाहिए, तो हम एच इंडेक्स के माध्यम से निर्धारण कर सकते हैं, यानी इसकी गणना कर सकते हैं। किसके माध्यम से? एच इंडेक्स के माध्यम से नोबेल पुरस्कार मिलने वालों की। इसके अलावा अनुसंधान फेलोशिप के स्वीकार किया जाना भी, वे किसको फेलोशिप मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, इसकी गणना भी जो है एच इंडेक्स से उसके कार्यों की कर सकते हैं। शीर्ष विश्वविद्यालयों में पद किसको ग्रहण करवाना है, कौन सा करवाना है, इसकी धारणा भी किसके द्वारा की जा सकती है? एच इंडेक्स के माध्यम से की जा सकती है। ये वैज्ञानिकों के एक समूह जैसे कि एक विभाग या विश्वविद्यालय या देश की उत्पादकता और प्रभाव पर भी लागू किया जा सकता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये एच इंडेक्स है ये मात्र नोबेल पुरस्कार विजेताओं, ठीक है ना, या फिर जो फेलोशिप मिलने वाले या विश्वविद्यालय में उच्च पद ग्रहण करने वालों के लिए निर्धारित नहीं की गई है। इसमें एक व्यक्ति या एक देश या एक विभाग या एक विश्वविद्यालय को भी इसके अंतर्गत लागू किया जा सकता है ना। तो ये
मतलब एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है। प्रारंभ में इसको व्यक्ति विशेष के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग है वो समूह के रूप में भी किया जा रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एच इंडेक्स का मापन कैसे करते हैं? एच इंडेक्स का मापन तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले शोधकर्ता है उसके पेपरों की एक सारणी बनाई जाती है। पहला काम क्या करेंगे हम? ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम करेंगे सबसे पहले शोधकर्ता के पेपर की एक सारणी बनाएंगे। पहला काम तो यही करेंगे। जब पेपर की सारणी बन गई, शोधकर्ता के पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब पेपरों की सारणी बन गई तो उस प्रत्येक पेपर के साइटेशन उसके आगे लिखेंगे कि पहले पेपर के कितने साइटेशन हैं, दूसरे के कितने हैं, तीसरे के कितने हैं। फिर साइटेशन के अनुसार उनकी एक लिस्ट बन जाएगी। ध्यान रहे, जिस लिस्ट तो बन जाएगी, लेकिन जिसकी साइटेशन ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे और जिसकी साइटेशन कम है उसको नीचे लिखेंगे अवरोही क्रम में। जिसकी साइटेशन ज्यादा है वह पहले लिखा जाएगा और अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर चलता रहेगा। जहां पेपरों की संख्या और साइटेशन की संख्या मैच कर जाती है, वहीं से हम रैंक को देखते हैं और रैंक से साइटेशन बराबर या अधिक हो, कम को शामिल नहीं करते हैं, उसी रैंक के नंबर हम एच इंडेक्स होते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे। तो भाई ये इसके चरण हैं, चरणों को ध्यान से देख लीजिएगा कि सबसे पहले शोधकर्ता के पेपरों की सारणी बनाना, उनके सामने लिखना कि उनके कितने साइटेशन हैं, साइटेशन के अनुसार लिस्ट बनानी है, जिसकी साइटेशन ज्यादा है वह पहले लिखा जाएगा और अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे चलता रहेगा। पेपरों की संख्या और साइटेशन की संख्या मैच कर जाती है, वहीं से हम रैंक को देखते हैं और रैंक को देखने के बाद जो है हम इसकी एच इंडेक्सिंग का जो है निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से जो है हम एच इंडेक्स को जो है निकाल सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एच इंडेक्स को जो है कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं एच इंडेक्स को निकालने के लिए। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो ऑथर को ले लिया। एक ऑथर है ए, ऑथर ए, ऑथर ए, एक ले लिया ऑथर बी। दो ऑथर हमने ले लिए, दोनों की हमें क्या निकालनी है कि दोनों की हमें एच इंडेक्सिंग निकालनी है। एच इंडेक्स निकालनी है कि कितनी होगी दोनों की एच इंडेक्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेखक के 5 पेपर हैं और उसके भी 5 पेपर हैं, दोनों को क्रम से लिख लिया। उसके बाद में इसके साइटेशन या उदाहरणों की संख्या लिख ली। पेपर पहले की जो है वो 10 है, पेपर दूसरे की है वो 8 है, तीसरा है उसकी 5 है, चौथा है उसकी 4 है और पांचवा है उसकी 3 है। देखा आपने। इसी प्रकार दूसरे की देखेंगे तो रैंक फर्स्ट है उसके 25 हैं, रैंक दूसरे के 8 हैं, तीसरे के 5 हैं, चौथे के 3 हैं और दूसरे का 2 है। ठीक है ना। अब हमें इसकी साइटेशन निकालनी है। तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिसकी रैंक और साइटेशन बराबर या अधिक हो, जिसकी रैंक और साइटेशन बराबर या अधिक हो, जिसकी रैंक और साइटेशन बराबर या अधिक हो, दोनों ही चीज हो सकती हैं, वहां तक हम चलेंगे। बराबर भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। पहले की 10 अधिक जा रही है, दूसरे की 8, ठीक है, तीसरे की 5, चौथे की 4, पांचवे की 3। यहाँ आके क्या हुआ, कम हो गई।
तो ये कम हो गई, तो इसको तो हम शामिल नहीं करेंगे, इससे ऊपर वाले को हम लेंगे। इसके ऊपर वाले में हम देखेंगे तो कितनी आ गई, 4। तो ऑथर पहला है, ऑथर ए है, उसकी साइड एच इंडेक्सिंग आ गई कितनी, 4। ठीक है, जिसकी रैंक और साइटेशन बराबर हो या अधिक हो। यहाँ की इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 5 से कम आ गया 3। ऐसे इसको देखेंगे, पहले की 25 शामिल है, दूसरे की 8 ज्यादा है चल जाएगी, तीसरे की 5 ज्यादा है चल जाएगी, चौथे की 3 यहाँ आके कम हो गई, यहाँ आके कम हो गई, 4 से कम है 3, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये हमारे काम नहीं आएगा। इसके ऊपर वाले की लेंगे, कितनी है जी, 3। तो यहाँ हम इसकी साइटेशन आ जाएगी कितनी, 3। और हम लिखेंगे ऑथर बी की जो है, ऑथर बी है, उसकी एच इंडेक्सिंग कितनी आ जाएगी कि जी, 3 आ जाएगी। पुनः देख लीजिएगा, ये 3 क्यों शामिल नहीं हुआ, क्योंकि ये 5 से कम था। ये 5 क्यों शामिल नहीं हुआ, ये 2 से कम था। ये 4 क्यों शामिल नहीं हुआ, ये 3 से कम था। इससे ऊपर वाले को ले लिया, इसलिए पहले जो ऑथर है, ऑथर ए है, उसके तो जो है आ गया आपका एच इंडेक्सिंग 4 और दूसरे का आ गया 3। आपसे पूछ ले ज्यादा किसका है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो ऑथर बी है उसका 3 है और ऑथर ए का 4 है, तो ऑथर ए की जो है साइटेशन है वो अधिक है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम जो है इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये भी आपको है, देखा आपने एच इंडेक्स में किस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल है जिनको मैं बताता हूं आपको। नोट, हिर्स सूचकांक एडी गठन नंबर के अनुरूप होता है। आपकी एग्जाम में आ सकता है कि हिर्स सूचकांक किसके अनुरूप है, तो एडी गठन नंबर के अनुरूप आपका हिर्स सूचकांक है। एच इंडेक्स सुगेनो इंटीग्रल और क्यूफेर मैट्रिक्स। हिर्स सूचकांक एडिगन नंबर के अनुरूप है और एच इंडेक्स सुगेनो इंटीग्रल और क्यूफेर मैट्रिक्स से संबंधित है। केवल सर्वाधिक उद्धत लेखीय एच इंडेक्स में योगदान करते हैं, इसलिए इसका निर्धारण सरल प्रक्रिया है। आपसे पूछे एच इंडेक्स कैसी है, तो एच इंडेक्स एक सरल प्रक्रिया है। एच इंडेक्स का जो प्रयोग है वो स्कोपस व वेब ऑफ साइंस में भी किया जाता है, प्रोफाइल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट डाटाबेस में जैसे इंस्पायर है, HEP है, डाटाबेस में जो है उच्च ऊर्जा से संबंधित डाटा है, या भौतिकी आदि में भी जो है एच इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अब आता आपका जी इंडेक्स। जी इंडेक्स में ध्यान रखिएगा, जो इंडेक्सिंग में सबसे कठिन होती है ना, वो जी इंडेक्सिंग होती है। जी इंडेक्सिंग की गणना सबसे डिफिकल्ट होती है। तो आपको मैं एक जी इंडेक्सिंग की गणना को बताता हूं कि किस प्रकार जो है जी इंडेक्सिंग की गणना की जाती है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा कि जी इंडेक्सिंग कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जी इंडेक्सिंग जो है वो व्यक्तिगत शोध या आउटपुट किस में काम आती है, व्यक्तिगत शोध में काम आती है जी इंडेक्सिंग। जी इंडेक्सिंग व्यक्तिगत शोध या आउटपुट जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ ले भाई जी इंडेक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जी इंडेक्स का प्रयोग है वो आउटपुट निकालने के लिए एक व्यक्तिगत शोध के रूप में किया जाता है। जी इंडेक्स है वो वर्ष 2006 में आई थी, ठीक है ना, और इसको लियो एग नाम के व्यक्ति ने बनाया था। किसने बनाया था, 2006 में लियो एग द्वारा इसे बनाया गया था। आपसे पूछ ले जी इंडेक्स को किसने बनाया, तो लियो एग ने इसको जो है बनाया गया। एक महत्वपूर्ण बात, जी इंडेक्सिंग भले ही जो है व्यक्तिगत शोध या आउटपुट को जानने के लिए उपयोगी है, लेकिन ये एच इंडेक्स से बेहतरीन मानी जाती है। आपसे पूछे कि दोनों की तुलना की जाए कि जी इंडेक्सिंग और एच इंडेक्स में महत्वपूर्ण कौन सी है, तो जी इंडेक्सिंग एच इंडेक्स से महत्वपूर्ण है, जबकि गणना एच से इसकी कठिन है। जितने भी उच्च आर्टिकल हैं उनको ये शामिल करता है। यदि किसी लेखक का एक आर्टिकल है तो ये उसको भी शामिल करता है। जैसा कि आपने
देखा कि एच इंडेक्स में किसको महत्व दिया गया था, कि एच इंडेक्स में साइटेशन को महत्व दिया गया था, और साइटेशन के लिए बताया गया था कि भाई साइटेशन जिसके अधिक होंगे, जिसकी रैंक के बराबर साइटेशन हो या अधिक हो, उन्हीं को शामिल करते हैं। रैंक से कम जिसके साइटेशन है उसको शामिल नहीं करता। लेकिन जो आपकी जी इंडेक्स है, अगर किसी लेखक का एक पेपर है, एक आर्टिकल है, तो ये उसको भी शामिल करता है। और सबसे कठिन गणना होती है वो किसकी होती है, I10 इंडेक्सिंग और H इंडेक्सिंग और जी इंडेक्सिंग में सबसे कठिन गणना जी इंडेक्सिंग की होती है। लाभ, इसके लाभ या मेरिट देखते हैं तो इसकी सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक लेखक के आर्टिकल को भी ये शामिल करता है, इसलिए एक लेखक सभी टॉप आर्टिकल को इसमें शामिल किया जाता है। एक आर्टिकल वाले लेखक को भी महत्व देता है, एक आर्टिकल को शामिल करता है, एक आर्टिकल वाले लेखक को भी ये महत्व देता है, जिनके उदाहरण नहीं है या कम है उनको भी शामिल करता है। अब देखिएगा वहां I10 इंडेक्सिंग और H इंडेक्सिंग में क्या हो रहा था कि जिसके साइटेशन है उसी को शामिल करो, और उसके नियम थे कि I10 इंडेक्स में जो 10 या 10 से अधिक साइटेशन है उन्हीं को हम जो शामिल कर रहे थे, उससे कम को नहीं कर रहे थे। एच इंडेक्सिंग में क्या कर रहे थे कि रैंक के बराबर साइटेशन है वहां तक शामिल करेंगे, या तो रैंक के बराबर होनी चाहिए या रैंक से ज्यादा है उन्हीं साइटेशन को लेते हैं, रैंक से कम वालों को नहीं लेते हैं। जबकि आई इंडेक्सिंग क्या कर रही है कि आई इंडेक्सिंग उनको भी शामिल कर रही है जिनका मात्र एक पेपर है, या जो है उनके कोई उदाहरण नहीं है, या कम से कम आर्टिकल है, उनको भी ये शामिल करती है। इसलिए अगर दोनों की कंपेयर की जाए तो आप कह सकते हैं आसानी से कि इसमें महत्वपूर्ण कौन सी है जी, कि महत्वपूर्ण जी इंडेक्सिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जी इंडेक्सिंग को निकालते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट जी इंडेक्सिंग। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि गणना में सबसे जो कठिन है वो आपकी कौन सी इंडेक्सिंग है, जी इंडेक्सिंग है। ठीक है, सबसे पहले रैंक है जिसको छोटे आर से दिखाया गया है, रैंक को दिखाया गया है छोटे आर के माध्यम से। सबसे पहले रैंक को दिखाया गया है छोटे आर के माध्यम से, ये आपकी रैंक है। इसको किससे दिखाया भाई, छोटे आर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर इसके साइटेशन है, पहले के जो है 29 हैं, इनको हमने अवरोही क्रम में लिखा है। दूसरे के 26 हैं, तीसरे में 15 हैं, फिर 14 हैं, फिर 12 है, फिर 11 है, फिर 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है और फिर 2 है। तो रैंक को हमने छोटे आर से दिखाया, साइटेशन को हमने सी से दिखाया। फिर इसका जो सिग्मा करते हैं, जोड़ करते हैं, जब भी जो है साइटेशन सी का सिग्मा निकालना है हमें, तो सिग्मा निकालने के लिए ध्यान रखिएगा कि पहले सबसे पहले ये आएगा 29, वो आ जाएगा यहां। दूसरे में क्या करेंगे, 29 में 26 प्लस करेंगे, 29 प्लस 26, 29 प्लस 26, फिर आ जाएंगे 55। फिर 55 में फिर प्लस करेंगे कितने, 55 में हम प्लस करेंगे कितने, 15। जब 55 में हम 15 प्लस करेंगे, ये 15 प्लस कर दिए तो आ गया 70। 70 में फिर 14 प्लस करेंगे तो 84। 84 में हमने क्या किया, फिर 12 प्लस करेंगे, 84 में कितने प्लस किए, 12, तो आ गया आपका 96। इस तरह से ये जुड़ता जाएगा। फिर 96 में 11 प्लस किया 107, 107 में फिर 11 प्लस किया 118, 118 में फिर 9 प्लस किया 127, 127 में 7 प्लस किया 134, 134 में 6 प्लस किया 140, 140 में 4 प्लस किया 144, 144 में 2 प्लस किया 146। इस तरह से हमने क्या बना लिया, आपकी सिग्मा सी बना ली। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने सिग्मा सी का निर्माण किया। इसका ये आ गया, इसका पहले और पहला आ गया, पहले और दूसरे का जोड़ यहां आ गया, इसका जोड़ और ये 15 यहां आ गए, 70 में 14 जुड़ गए, 84 यहां आ गए, 84 में 12 जुड़ गए, 96 यहां आ गए, 96 में 11 जुड़ गए, 107 यहां आ गए, 107 में 11 जुड़ गए, 118 यहां आ गए, 118 में 9 जुड़ गए, 127 यहां आ गए, 127 में 7 जुड़ गए, 134 आ गए, 134 में 6 जोड़ दिए, 140 आ गए,
140 में 4 जोड़ दिए, 144 आ गए, 144 में 2 जोड़ दिए, 146 आ गए। इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे और हमें जो है सिग्मा सी का मान जो है प्राप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसका सिग्मा सी निकला। ये साइटेशन की संख्या थी, ये रैंक थी। साइटेशन के बढ़ते क्रम में जो घटते क्रम में, सॉरी, इनको लिख लिया है। अब हम आर स्क्वायर निकालेंगे। आर स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम आर स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 0 1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना आया, 4, यहाँ आ गया। फिर हम बात करते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9, यहाँ आ गया। 4 का स्क्वायर कितना, 16, यहाँ आ गया। 5 का स्क्वायर 25 आ गया लास्ट में। 6 का स्क्वायर 36 आ गया। 7 का स्क्वायर 49 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 आ गया। ऐसे ही चलते चलते 12 का स्क्वायर 12 12 144 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको हम स्क्वायर करके ये बन गए। आपकी समझ में आया। रैंक साइटेशन को जो है घटते क्रम में लिखा, फिर इनका जो है सिग्मा निकालने के लिए पहले को लिखा, फिर पहले में दूसरे को जोड़ के लिखा, दूसरे में तीसरे को जोड़ते हुए, जैसे कि आपको बताया, ये हमने सारणी तैयार कर ली। अब हमें इसका जी इंडेक्सिंग निकालना है। और जी इंडेक्सिंग की गणना मैंने कहा था ना थोड़ा कठिन है, इसीलिए कठिन है क्योंकि हमें ये सिग्मा निकालना पड़ता है और यहाँ क्या करना पड़ता है, आर का वर्ग करना पड़ता है, रैंक का वर्ग करना पड़ता है। अब हमें जी इंडेक्सिंग निकालनी है, तो जी इंडेक्स में आप ध्यान रखेंगे जो सिग्मा अंतिम आएगा कितना आया है, 146। सिग्मा अंतिम कितना आया, 146 आया है। उसी के कॉलम में जो है कितना आ रहा है, 12, तो इसका 12 आ गया। तो इसका जो है आपसे पूछे कि जी इंडेक्सिंग का मान कितना है, जी इंडेक्स का मान कितना है, तो यहाँ 12 हो गया। क्यों हुआ जी, क्योंकि ये अंतिम को इसमें देखा जाता है। तो एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा कि जब हम आई इंडेक्स निकालते हैं तो आई इंडेक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि आई इंडेक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जो रैंक और साइटेशन है, तो रैंक के सामने का साइटेशन कभी भी 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 या 10 से अधिक होना चाहिए, 10 या 10 से अधिक होना चाहिए। जब हम क्या करते हैं, जब हमने फिर देखा आपका कौन सा एच इंडेक्सिंग, तो एच इंडेक्स में हमने क्या किया कि एच इंडेक्सिंग में जो रैंक और साइटेशन है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी में मैं बता देता हूं आपको। देखिएगा, जैसे कि हमने जी इंडेक्सिंग 12 निकाला, तो मैं आपको दोबारा बताता हूं कि इसमें किस तरह से हम एक साथ तीनों इंडेक्स निकाल के मैं आपको बताता हूं। एक उदाहरण से देखिएगा कि हमें तीनों इंडेक्स निकालनी है। एक तो निकालनी है I10 इंडेक्स, कितनी होगी। एक निकालनी है हमें कौन सी, H इंडेक्स, कितनी होगी। और एक निकालनी है हमें जी इंडेक्स। जी इंडेक्स का तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि जी इंडेक्स में क्या करना है कि जिसकी जो सिग्मा सबसे ज्यादा है उसके सामने वाली रैंक कितनी है कि 12 है, तो इसकी तो आ गया आपका जी इंडेक्स, तो 12 आ गया। अगर हमें I10 इंडेक्स निकालना है तो हम देखेंगे कि रैंक और साइटेशन के कॉलम को देखेंगे और 10 या 10 से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें 29, 26, 15, 14, 12, 11, 11, 9 यहाँ आ गए, तो ये हमारे कोई काम नहीं आएंगे। और ये आपका हो गया 11, 11 के कॉलम में कितना है, 7। तो इसका जो 10 इंडेक्सिंग I10 इंडेक्सिंग है वो कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम इसका जी इंडेक्सिंग एच इंडेक्सिंग निकालते हैं। तो एच इंडेक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एच इंडेक्स में क्या होता है कि रैंक और साइटेशन का मान या तो बराबर होना चाहिए या साइटेशन अधिक हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो यहां तक हम चले तो देखिएगा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये 3 से 15 ज्यादा है, 4 से 14 ज्यादा है, 5 से 12 ज्यादा है, 6 से 11 ज्यादा है, 7 से 11 ज्यादा है, 8 से 9 ज्यादा है और 9 से 7 ज्यादा कम आ गया। यहाँ कम आ गया 9 से 7, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं और यहाँ से हम लेते हैं इसको। तो हमारे पास इसकी जो एच इंडेक्स है उसका मान हो गया 8। ठीक है,
I10 का मैंने बता ही दिया कि 10 तक लेते हैं, इसलिए I10 का मान कितना हो गया, ये जो है 10 या 10 से कम, तो यहाँ इसका मान हो गया हमारे पास 7। ये तो है आपका h का मान। ये आपके पास है जो I10 का मान, ये है वो I10 का मान, और ये है आपके पास कौन सा, जी इंडेक्सिंग का मान। तो इस प्रकार तीनों हम जो है एक साथ निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखिएगा, तो आज की क्लास में हम ये 3 महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा। हमने I10 इंडेक्सिंग को पढ़ा, हमने जी इंडेक्सिंग को पढ़ा, और हमने एच इंडेक्सिंग को पढ़ा। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी जी इंडेक्सिंग है उसकी गणना सबसे कठिन होती है, ठीक है ना। और जो आई इंडेक्स और 10 इंडेक्स है, इन तीनों ही इंडेक्सों का जो है प्रयोग आपके शोध कार्य में किया जाता है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।